ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर क्या नया चुन लिया है? मुस्तफा खामेनेई जो कि अली खामेनेई के बेटे हैं, क्या उनको सुप्रीम लीडर चुन लिया गया? अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर एक चर्चा बड़ी तेजी से फैल रही है कि क्या वो जीवित हैं कि नहीं। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा को भी ढूंढकर इजराइल ने खत्म कर दिया है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? साथ ही पिछले 24 घंटों में ईरान की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, यूएस इजराइल की तरफ से क्या किया गया है और मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, इस वीडियो में आपको सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथ विनय सुल्तान है। विनय, सबसे पहले तो यही बताइए भाई, ये जो सुप्रीम लीडर को लेकर बात चल रही है कि मुस्तफा खामेनेई जो कि पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं, उनको लेकर चल रहा है कि उनको चुन लिया गया, क्या वाकई चुन लिया गया है? और जो इजराइल का दावा है वो कितना सही है कि इनको भी खत्म कर दिया गया है? जिस समय आपको मैं ये बताऊं कि इस समय ये ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, लेकिन हम उसके नाम का अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो युद्ध के हालात बने हुए हैं और इजराइल की तरफ से बार बार टारगेटेड एसेसिनेशन हो रहे हैं उनकी लीडरशिप के, तो उस हालात में हम नहीं बताएंगे। तभी उसी समय जो है, जो कौम करके एक जगह है ईरान में, हमने आपको बताया था कि वो वहाँ के क्लेर्जी का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ के धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शहर है। जैसे कि जो लोग न्यूज़ पिंच देखते हैं उनको याद होगा कि हमने एक पिछले वीडियो में कौम की तुलना जो है काशी से की थी। तो उसी तरीके से जो है कौम में उस समय मीटिंग चल रही थी, जो इनकी एक्सपर्ट काउंसिल है, जो उनके आयतुल्ला हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं, वो जो जिस समय अपने सुप्रीम लीडर को नए सिरे से चुन रहे थे, उसी समय जो है कौम में एयर स्ट्राइक भी चल रही थी। और यूएस की तरफ से ये दावा किया गया कि उस एयर स्ट्राइक में मुस्तफा जो हैं वो घायल हुए हैं, ये दावा किया गया। हालांकि ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। ईरान की तरफ से इसके ऊपर भी बहुत पर्दा डालने की कोशिश की गई कि कौन नया सुप्रीम लीडर है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले खबर की कि मुस्तफा हो सकते हैं, जबकि लगातार इसके कयास लगाए जा रहे थे कि खामनेई के बेटे ही जो है अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे। उसके बाद में एक जो इसमें एक्सपर्ट काउंसिल में शामिल जो एक एक्सपर्ट थे, एक मौलाना थे, उन्होंने कहा कि हमने लगभग जो एक्सपर्ट काउंसिल के ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो इस पूरी की पूरी मीटिंग में शामिल थे और एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ में, एक सर्वसहमति के साथ में एक नया लीडर हमने चुन लिया है। उसके बाद उन्होंने पॉज लिया और कहा कि खामनेई नाम जो है वो नहीं जाने वाला है, वही रूल करता रहेगा। तो उससे इशारा किया पर क्लियर नहीं किया है, लेकिन क्लियर नहीं किया था। उसके बाद में तमाम जगहों पे ये खबर चल गई कि मुस्तफा जो हैं वो अगले सुप्रीम लीडर बन चुके हैं और वो अगले सुप्रीम लीडर के तौर पे अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन ईरान ने इसके ऊपर बहुत क्लियरिटी नहीं दी, ताकि एक जो है उनके पास में एक इस तरीके का पर्दा रहे कि वो अपने सुप्रीम लीडर को बचा सकें। तो ये स्थिति अभी मुस्तफा के ऊपर बनती है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उसी समय, जिस समय ये चल रहा था, एक्सपर्ट काउंसिल की जब मीटिंग चल रही थी, उसी समय जो है वहाँ पे कौम में हमला हुआ। इससे पहले भी एक बार इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि कौम में हमने जो है एक्सपर्ट काउंसिल की जो मीटिंग की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की, जिसमें 83 जो है वो एक्सपर्ट जो है मारे गए। एक्सपर्ट काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो 83 मारे जा चुके हैं। तो ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया था, लेकिन हमने ये भी देखा कि एक्सपर्ट काउंसिल की मीटिंग भी हुई है और उसमें कोई सदस्य भी नहीं थे। ईरान के समय उस समय खंडन आया था कि वहाँ पे वो पुरानी बिल्डिंग है, उसका इस्तेमाल भी हम लोग अब नहीं करते हैं, काफ़ी समय पहले होता था, तो जिसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया है। तो ये स्थिति अभी मुस्तफा खामनेई के ऊपर बनती है कि नए सुप्रीम लीडर हैं, ये कहा जा रहा है। ईरान की तरफ से जो है अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। मतलब दोनों ही चीजें अभी बड़ी क्लियर नहीं है कि मुस्तफा खामेनेई अगले सुप्रीम लीडर हैं या नहीं। और उसके बाद जो इजराइल का दावा है कि उनके ऊपर हमला और घायल हुए हैं वो, तो वो घायल हैं कि नहीं है, जीवित है कि नहीं, इसको लेकर भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। आप ये समझिए कि जब पहली बार स्ट्राइक हुई थी 28 तारीख को, उस समय भी ये कहा गया था कि मुस्तफा जो है वो मारे गए हैं अपने पिता के साथ में। लेकिन बाद में जो है दावा जो है गलत साबित हुआ। हालांकि उसमें खामनेई परिवार के कई सदस्य, जिसमें अली खामनेई की पत्नी खुद और उनकी बिटिया और उनके दामाद और छोटे बच्चे, काफ़ी लोग जो है उस अटैक में इजराइल के मारे गए थे। लेकिन मुस्तफा खामनेई कहा गया कि उस समय उस बिल्डिंग में नहीं थे और वो बच के निकलने में कामयाब रहे। तो ये शुरुआत में तो उनके मरने की ही खबर चला दी गई थी। उसके बाद में ये खबर का खंडन ईरान की तरफ से किया गया और अब जो है कहा जा रहा है कि वही नई सुप्रीम लीडर होंगे। तो ये स्थिति अभी फिलहाल बन रही है। बिल्कुल, ये तो हो गई देखिए सुप्रीम लीडर और जो इजराइल और ईरान का दावा है उसकी बात। अभी बताइए कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, क्योंकि हम लगातार वो लोगों को बताते हैं आराम से कि ईरान की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। क्योंकि ईरान में एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, वो यूएस इजराइल की कार्रवाई होगी, जिसमें किसी बता रहा है ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया, वहाँ एक बड़ी तेहरान में जो राजधानी है, और उसके बाद से वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। पूरा काला बादल बना हुआ है, खूब भयानक आग जल रही है, 2 दिन से ये चल रहा है। देखिए, पिछले 7 दिन में जो युद्ध चला है उसमें आखिरी जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हुई है। वो क्रॉस हुई है ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक की, जो ऑयल के जो असासे जो जहाँ से इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है।
पूरे के पूरे ईरान मिडिल पे? पूरे मिडिल ईस्ट की दोनों तरफ से। हाँ, दोनों ईरान तरफ ने से भी हुआ। किया है, उन्होंने भी किया है। और दूसरा सबसे जो वार्निंग सिचुएशन है वो ये है कि बार बार ये दावा किया जा रहा था कतर की तरफ से, बहरीन की तरफ से, कि उनके जो पानी के डिसिलेशन का जो प्लांट है उसके ऊपर ईरान ने हमला किया है। तो पानी और तेल दो ऐसी चीजें हैं जो अरब मुल्कों के लिए, जो गल्फ कंट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग ईरान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अभी इसके ऊपर हम लंबे से बात करेंगे कि क्या कैसी स्थिति बनी है। तो पहले चलते हैं ईरान की तरफ से जो हिट किए गए उसकी तरफ। ठीक है। तो हाइफा करके एक जो पोर्ट सिटी है इजराइल की, वहां पे 5 धमाके सुने गए। कुछ इंटरसेप्शन के हैं, कुछ डायरेक्ट हिट हुए हैं। तो ये स्थिति बनती है वहां पे हाइफा में, क्योंकि हाइफा बहुत इजी टारगेट है पोर्ट सिटी, और बहुत आसानी से पिछले बार भी 12 डे वॉर में हमने देखा था कि हाइफा को सबसे ज्यादा टारगेट बनाया गया था। वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक कंपाउंड है उसको हिट किया गया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब की जा सके हाइफा वाले रीजन में। हिजबुल्लाह ने, जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, उसने लेबनान की तरफ से, लेबनान के इलाके से जो नॉर्थ इसराइल का इलाका है उसके ऊपर अटैक किया है। और केरियत शमोना नाम की एक जगह है, वहाँ पे कहा गया है, हिजबुल्लाह की तरफ से ये दावा है कि हमने आयरन डोम जो वहाँ का ईडीएस है इसराइल का, उसका रेडार सिस्टम जो है वो हिट किया है। अच्छा, तो ये हिजबुल्लाह का दावा है। जेरूसलम में कई जगहों पे धमाके सुने गए हैं। बहरीन में डायरेक्ट हिट हुआ है एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। अच्छा। तो बहरीन की ये स्थिति है। बहरीन में भी कई जगहों पे हमले हुए हैं। कुवैत में जो यूएस मिलिट्री बेस है उसका रडार जो है वो डायरेक्ट हिट किया है ईरान की तरफ से। इसके विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। सऊदी में रियाद में डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में हिट हुआ है डायरेक्ट, जिसके विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में। इसके अलावा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जो है, न्यूयॉर्क सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट, उनके एक ऑफिसर की मिडिल ईस्ट में डेथ हुई है, जिसमें यूएस का ये कहना है कि मेडिकल एपिसोड की वजह से हुई। इन ऑफिसर का नाम है सेर्फली डेवियस, जिनकी मौत जो है यूएस ने स्वीकार की है। हालांकि कई जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि वो ईरानी जो स्ट्राइक है उसमें जो है घायल हुए हैं, उसके बाद में उनकी मौत हुई। तेल अवीव में डायरेक्ट हिट हुआ है, जिसका हिब्रू मीडिया ने भी कंफर्मेशन दिया है, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। अल खर्ज जो है सऊदी में एक रेजिडेंशियल इमारत है, वहाँ पे सऊदी में हमला हुआ है, जहाँ पे कैजुअलिटी की खबर है। 2 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग घायल हुए हैं। इसमें से 2 लोग जो मरे हैं उसमें से एक बांग्लादेशी हैं और एक जो है भारतीय मूल के नागरिक है, जिनकी इसमें मौत हुई है। और सऊदी की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे एक क्लीनिंग और मेंटेनेंस कंपनी का जो कंपाउंड था उसके ऊपर हिट लगा है, जिसमें हमारे 12 लोग जो हैं घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की मौत की खबर है। ये सब पिछले 24 घंटे का बता रहे हैं आप? ये पिछले 24 घंटे का बता रहा हूँ। साहिबा ऑयल फील्ड जो है वहाँ पे ड्रोन से स्ट्राइक हुई है। सऊदी अरब ने ये कहा है कि उन्होंने ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन कई जगहों पे हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है जहाँ पे ड्रोन के हिट होने की भी हमारे पास में विजुअल दिखाई देते हैं। सेंट्रल कमांड जो है यूएस फोर्सेस की, उसने ये माना है कि उसके 7 लोग जो हैं अब मारे जा चुके हैं अब तक, मतलब 7 अमेरिकी यूएस के 7 लोग। यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल कमांड जो है उसने ये माना है। और 7वें जो सैनिक मारे गए हैं उनका नाम केविन मेलेंडोज है, जिनकी यूएस ने कंफर्मेशन की कि हमारा 7वां सैनिक जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में मारा गया है। बहरीन की जो पेट्रोलियम कंपनी है, जिसको बापको कहा जाता है, बहरीन पेट्रोलियम कंपनी बापको, इसकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको ईरान ने हिट किया है। और यहाँ पे घंटों जो है हमको आग दिखाई दी, अभी भी आग पे काबू नहीं पाया जा चुका है। और ये बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और यहाँ पे प्रतिदिन 2,67,000 बैरल ऑयल जो है वो रिफाइन किया जाता है। प्रतिदिन का इसका प्रोडक्शन 2,67,000 बैरल है। और फिफ्थ फ्लीट जो अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट है नेवी का, उसको भी यहीं से जो है फ्यूल मिलता है, यहीं से उसको एनर्जी मिलती है, यहीं सप्लाईज मिलती हैं। तो ये बड़ी जो मार जो है ईरान की तरफ से। यहाँ मेरा सवाल ये है कि हम लास्ट वीडियो किया था हमने, तो उसमें हमने ईरान की माफ़ी का जिक्र किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पर हमला अब हम नहीं करेंगे, उन पर अटैक नहीं करेंगे। मगर आप जो गिना रहे हैं तो सब जगह अटैक हो रहा है। सऊदी में भी हो रहा है, बहरीन में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो नहीं, हमला नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा है। बाद में उन्होंने अपनी पोजीशन साफ की कि हमने वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे, क्योंकि ये बिरादर मुस्लिम ममालिक हैं, बिरादर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो कि हमारे, जिनके साथ हमारे ब्रदरली संबंध हैं, और वहाँ के जो नागरिक, जो आम नागरिक हैं, उनको हमारी वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से हमने माफ़ी मांगी है, जबकि हमने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के जितने भी ठिकाने मिडिल ईस्ट में जहाँ भी हमको मिलेंगे, जो अगर लोग भी मिलते हैं तो हम उनको टारगेट करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, जहाँ यूएस इजराइल से जुड़े कोई भी कंपाउंड है, कोई भी जगह है, और जहाँ से जैसे आप ऑयल कंपाउंड बता रहे हैं, है ना, या ऑयल रिफाइनरी बता रहे हैं, तो मतलब जहाँ से फिफ्थ फ्लीट आप बता रहे हैं जा रहा है ऑयल, तो जहाँ भी कोई एसोसिएशन है वहाँ अटैक ईरान करेगा। ईरान की तरफ से किया जा रहा है, वहाँ कोई छूट नहीं है। अब यूएस और इजराइल की तरफ से क्या किया गया? इजराइल की तरफ से बहुत
भयंकर कैंपेन जो है लगातार चलाई जा रही है और इजराइल ने लगातार ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया है, उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया है। क्योंकि शुरुआत इसकी ईरान की तरफ से हुई थी। ईरान ने सबसे पहले, आपको याद होगा, हाइफा में जो इनका ऑयल स्टोरेज था, ऑयल डिपो था, उसको निशाना बनाया था। उसके बाद में लगातार जो है ईरान के जितने भी ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो तेहरान के साउथ में एक ऑयल रिफाइनरी है, इसके ऊपर हिट किया है इजराइल ने। तो ईरान के अटैक आपने देख लिया क्या पिछले 24 घंटे में हुए। अब यूएस और इजराइल की तरफ से क्या कुछ किया पिछले 24 घंटे में, वो बता दीजिए। यूएस इजराइल ने ईरान के जितने भी ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक मिसाइल जो रिसोर्सेज थे, उनके मिसाइल जो डिपोज थे, उनको निशाना बना रहे थे, लेकिन अब लगातार जो है ऑयल रिसोर्सेज ईरान के हैं उनके ऊपर लगातार यूएस और इजराइल अटैक कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हमने जो देखा है, 48 घंटों में, उसमें तो साउथ तेहरान में, जो कि राजधानी है ईरान की, वहाँ पे साउथ में एक ऑयल रिफाइनरी है जिसको निशाना बनाया गया सबसे पहले, और उसमें लगातार जो है हमको आग अभी 48 घंटे बाद भी दिखाई दे रही है। आगदा सिया, ये वही रिफाइनरी के जिसके विजुअल्स आ रहे हैं। आगदा सिया में ऑयल डिपो है ईस्ट तेहरान में, सोहांग करके एक जगह है, वहाँ पे ईस्ट तेहरान में ये जगह पड़ती है जहाँ पे ऑयल डिपो है, बड़ा ऑयल डिपो है, उसको भी निशाना बनाया गया। उसका विजुअल भी हमको लगातार दिखाई दे रहा है। दोनों जगहों के विजुअल, जो काले धुएं का बादल जो लगातार हमको दिखाई दे रहा है तेहरान में, वो स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। ऑयल डिपो कई जगह पे जो है निशाना बनाया गया है पूरे ईरान में। उनको एक ये जो रेड लाइन थी कि एक दूसरे के ऑयल रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो खत्म हो गया। अब लगातार दोनों एक दूसरे के ऑयल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कोहक में ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, करज में ऑयल डिपो को निशाना बनाया, शहरान में मल्टीपल स्ट्राइक करके ऑयल डिपोज को निशाना बनाया गया है, अल्ब्रेज में भी मल्टीपल स्ट्राइक करके ऑयल डिपोज को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि शहर राय में, जो तेहरान का एक पॉश इलाका है, वहाँ पे एक टारगेट एसेसिनेशन हुआ है। वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, उसके टॉप 2 फ्लोर जो है उस पर ड्रोन मार के और वहाँ पे एसेसिनेशन करने की कोशिश की। इस एसेसिनेशन प्लांट में कौन मारा गया है, किसको निशाना बनाया गया था, इसके हमारे पास में अभी कंफर्मेशन इजराइल की तरफ से भी नहीं, इजराइल की तरफ से भी नहीं है, उधर से भी नहीं है, लेकिन कोशिश की गई होगी। हालांकि हो सकता है कि वहाँ पे वो आदमी ना हो जिसको मारने की कोशिश इजराइल की तरफ से किया गया है, लेकिन वो एसेसिनेशन, टारगेटेड एसेसिनेशन हमने देखा है। इसके अलावा एक बार ये बात चल रही है, एक्सियोस करके एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म, उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये वो लगातार लिखा है कि जो अमेरिका है और इजराइल अब एयरबोर्न ऑपरेशंस के ऊपर अपना विचार बना रहे हैं कि क्या वहाँ एयरबोर्न ऑपरेशंस हो सकते हैं। अच्छा, एयरबोर्न ऑपरेशन माने, मैं अपने जो दर्शक हैं उनको समझा दूं कि मतलब कमांडोज जो हैं वो ऊपर से गिराए जाएं पैराशूट से, पैराड्रॉप हो वो, और वो जाके, हाँ, और वो जाके जो हैं, जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो साइट्स हैं वहाँ पे, जो इनकी मिसाइल साइट्स हैं, वहाँ पे जाके उनको कैप्चर कर ले। तो ये बार जो है बात कही जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास में 441 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे 11 जो है परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। उस तक का पर्याप्त मटेरियल ईरान के पास में है। ये वेस्ट की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि इस तरीके के वेस्ट के जार्गन जो हैं, अमेरिका के जार्गन लंबे समय चले। इराक में जब इन लोगों को इन्वेट करना था 2003 में, तब इन्होंने कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और वहाँ पे कुल मिला के, तो एक इटालियन जर्नलिस्ट है, मैं आज उनके बारे में सुबह ही पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत कमाल की बात कही अमेरिका के बारे में। उन्होंने कहा कि अमेरिका इतना भाग्यशाली है, इतना लकी है कि जहाँ पर भी वो लोगों को आज़ादी देने जाता है, डेमोक्रेसी स्थापित करने जाता है, इत्तेफाक से वहाँ तेल निकल जाता है। तो अमेरिका इस मामले में लकी है, क्योंकि ईरान में भी वो लोगों की आज़ादी देने जा रहे हैं, एक ऐसे रिजीम को, इस्लामिक रिजीम को बदलने के लिए जा रहे हैं, अपना चेस्ट थम्पिंग करते हैं, और वहाँ पर भी तेल निकल जा रहा है। तो वैसी स्थिति बनी हुई है। पता थोड़ी नहीं था ट्रम्प साहब को क्या तेल है। ना बिल्कुल नहीं। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तेल निकल के क्या कर सकते हैं, बड़े देश हैं ये तो। जी। अच्छा, इसके अलावा इस्तेफान में एयर स्ट्राइक हुई है। इस्तेफान में ये कहा जा रहा है कि इस्तेफान की न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, इस्तेफान की एनरिचमेंट साइट्स हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचा। ये ईरान ने भी खुद स्वीकार कर लिया है कि वहाँ पे अच्छा खासा हमको नुकसान हुआ है इस्तेफान में। तो वेस्टर्न ईरान में कुर्दिस्तान के पास में जो IRGC के जो ठिकाने हैं, IRGC के जो बेसेस हैं, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल ये कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से कुर्द जो हैं वो करमानशाह से होके हुए और ईरान में दाखिल हो जाएं, तो उनके पास में फुट सोल्जर्स वहाँ पे हो जाएंगे, उनके लिए आसानी हो जाएगी। हालांकि आप बता रहे थे कि इसके लिए इराक तैयार नहीं, कुर्द तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुर्दों के पास में कई सारे फ्रैक्शन हैं, क्योंकि वो एक नेशनल गवर्नमेंट तो है नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और वहाँ पे कई सारे के फ्रैक्शन है जिनको पैसा देके ये काम करवाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में आपको इस तरीके के सेल शॉर्ट्स ग्रुप बहुत मिल जाएंगे। अमेरिका ने लगातार खड़े किए हैं, किसी जमाने में ISIS खड़ा किया है, उससे पहले अलकायदा खड़ा किया है।
तो अमेरिका इन सब कामों में माहिर रहा है और यही जो है ग्रुप बाद में जाके अमेरिका को परेशान भी करते रहे हैं। ये भी हमने इतिहास पे देखा है। तो अमेरिका इतिहास से कोई सबक ले नहीं रहा है फिलहाल। यूएई ने जो है ईरान के एक डिसलेशन प्लांट को निशाना बनाया है, ईरान का। यूएई ने बनाया? हाँ, ऐसा हिब्रू मीडिया ने खबर चलाई थी, चैनल 12 ने। इजराइल का जो मीडिया है, हालांकि यूएई ने तुरंत इसका खंडन कर दिया कि नहीं हमने नहीं किया है। तो ये इजराइल की तरफ से एक और कोशिश थी कि किसी भी तरीके से यूएई को भी युद्ध में उतारा जा सके। तो अभी स्थिति जो बन रही है मिडिल ईस्ट में वो ये बन रही है कि इजराइल और अमेरिका की हालात जिस तरीके से बताए जा रहे हैं उतने अच्छे भी नहीं है। हालांकि ईरान को बहुत गहरी चोट लगी है, वो बुरी तरीके से घायल है और वो इधर उधर अपने जहां उसको मौका मिल रहा है वो पंजे मारने की कोशिश कर रहा है, वो घायल शेर की तरह। लेकिन इजराइल और अमेरिका की भी स्थिति ऐसा नहीं है कि एक तरफा वॉर उनकी तरफ जा रहा है, उनको भी बहुत सारी कीमत इसकी वो भी कमजोर पड़े हैं। उनके जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो भी कमजोर पड़े हैं। जो उनका गल्फ रीजन है, मिडिल ईस्ट में जो तमाम कंट्री से दोस्ती है उसमें भी थोड़ा सी खटास आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूएस इजराइल के चक्कर में उनको भी हमले, उनके भी रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं और फिर जो जवाबी कार्रवाई करनी है या जो मिसाइल से और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना है उसका पैसा भी खुद देना पड़ रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज को। तो हर तरीके से वो घिरे हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि मतलब अमेरिका के पास में भी जिस तरीके का स्टॉक पाइल बताया जा रहा है कि उनके पास में बहुत स्टॉक पाइल है, वो स्टॉक पाइल नहीं है उनके पास में एयर डिफेंस का। और जैसे ही उनका एयर डिफेंस का स्टॉक पाइल खत्म होगा वैसी स्थिति में ईरान अगर एक भी सिंगल भी स्ट्राइक करता है तो वो जाके टारगेट पे लगेगी। और इसीलिए सारे रिसोर्सेज जो ईरान के हैं, चाहे आईआरजीसी हो, चाहे उनके ऑयल रिफाइनरीज हो, ऑयल डिपो हो, मिसाइल जहां बनती हैं वो स्ट्रक्चर हो, सब तबाह करने में लगा हुआ है ताकि वो जब नौबत आए कि हमारे पास अब रिसोर्सेज कम हो तो उनके पास भी कुछ ना बचा। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान पे पिछले 20 साल से सैंक्शन है और ईरान का ऑयल जो है चाइना और कुछ देश जो हैं वो चुनिंदा देश हैं जिसमें किसी जगह भारत भी है, वो सामने से खरीदते हैं, खुला ट्रेड करते हैं ईरान के साथ में। उसके अलावा ईरान के पास में ऑयल स्मगलिंग का एक प्रॉपर नेटवर्क है जो उन्होंने 20 साल से इस्टेब्लिश किया है। तो अमेरिका और इजराइल को ये भी समझ में आ रहा है कि जब तक इनके ऑयल रिसोर्सेज को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इनके पास में डॉलर आता रहेगा, मतलब पैसा आता रहेगा और तब तक ये हमारे साथ लड़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज इनके पास में लगातार जमा होते रहेंगे, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है चाहे खुला हुआ है। तो अफगानिस्तान के रास्ते उन्होंने खूब मतलब कि ऑयल जो है वो स्मगल करवाया है। पाकिस्तान में खूब ऑयल स्मगल होता है, बलूचिस्तान के रास्ते, ये बड़ी इकॉनमी है पाकिस्तान में और इसी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम के रेट भी जो है वो मैनेज रहते हैं। अब स्थिति ये है कि ईरान ने जो है पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर बंद कर लिया है तो वहाँ पे तुरंत जो है ऑयल के प्राइसेस जो हैं, पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस वो सर्ज कर गए हैं 50-50, 60-60 रुपये। तो ये स्थिति अब 350 के तकरीबन जो है वहाँ पे ऑयल पेट्रोल बिक रहा है अभी पाकिस्तान में। तो स्थिति बनती है। इसके अलावा बुशहर है, बंदर अब्बास है, अब्देनान है, यहाँ पर तो जैसे रेगुलर स्ट्राइक होती रही है वैसे स्ट्राइक तो लगातार चल रही हैं। तो ये स्थिति अभी बनी हुई। यूएस ने एक और बात कही है कि वो अपना एक और जो है कैरियर फ्लीट जो है वो लेके आएगा यहाँ पे, मतलब पर्शियन गल्फ में, ताकि यहाँ पे इनसे मुकाबला किया जा सके अरेबियन सी में। उसका नाम निमिट्स बताया जा रहा है। ये मिडिल ईस्ट की तरफ से रवाना हो गया है तो ये एक और डिप्लॉयमेंट जो है यूएस की तरफ से की जा रही है। तो यूएस के 3 कैरियर शिप जो हैं वहाँ पे मतलब पहुँच जाएंगे। मैं अब आपसे ये समझना चाहूँगा, मुझे लगता है दर्शक भी हमारे समझना चाहेंगे कि वो डेली अपडेट्स जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं, ये युद्ध जा किस तरफ रहा है। भाई ईरान एक तरफ कह रहा है कि हम तो 6 महीने तक लड़ने को तैयार है, वो कह रहा है कि ये धोखे मत नहीं कि 3-4-5 हफ्ते में हमको गिरा लेंगे, हम तो 6 महीने की तैयारी है हमारी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लड़ो आप आके। तो यूएस इजराइल अब क्या मतलब किसी दिशा में जा भी रहा है कि लंबा खींचता जाए, क्योंकि एट द एंड अभी तक तो हम पर बोझ नहीं आया, भारत पर, भारतीयों पर बोझ नहीं आया है, पर ये आना है धीमे से। मुझे लगता है कि बहुत देर अब बची नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट इस तरीके से आने भी लगे। मैं पोस्ट देख रहा था पतन में, अभी इसको मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, कि कई जगह पेट्रोल पंप से मना किया जा रहा है कि इतने क्वांटिटी के बाद हम पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें। राशनिंग तो शुरू हो जाएगी, मतलब अभी नहीं हुई तो 5-7 दिन में शुरू हो जाएगी कि आपको एक लिमिट में ही पेट्रोल। ये अब ऑयल रिफाइनरीज पे एक दूसरे के हमला हो रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह वो आज आप समझिए कि आज जो है प्राइस हम लोग ये मानते हैं कि 100 का मार्क हम खतरे का निशान मानते हैं। अगर डॉलर 100 के पार चला गया तो 100 टच करना भी अपने आप में मतलब डिजास्टर माना जाता है कि अब यहाँ से इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी स्थिति में पहुँच जाएगी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है कि अब जो है ये लगातार बढ़ता जाएगा। $115 प्रति बैरल आज की कीमत है आज की तारीख में, और इससे वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि आधे फीसदी 1% का इजाफा हो सकता है महंगाई दर में। तो इसका मतलब ये है तो अभी कितने डॉलर प्रति बैरल हो गया है? 115 बैरल। 115। मुझे लगता है जब हम लोगों ने शुरू किया था बातचीत तब 70 के आसपास था। तो मतलब बहुत तेजी से दोगुने की तरफ तो बढ़ ही रहा है। और ये जैसे जैसे हिट कर रहा है ईरान को ये समझ में आ रहा है कि ईरान खुद तो मर ही रहा है,
लेकिन वो बात है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वैसी स्थिति। हालांकि बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक बार जब ये रिजीम चेंज हो जाएगी हमारे पास में, वो करते हैं स्वीट क्रूड ऑयल ऑफ ईरान। तो मतलब ईरान का जो क्रूड ऑयल है वो सबसे बढ़िया माना जाता है क्वालिटी में, उसको रिफाइनरी में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही एकमात्र जो है एसेट, जो एकमात्र जो है संसाधन ईरान के पास में, जिससे वो लगातार जवाब दे रहा है। तो ये एक दिलचस्प बात जो है वो हमको दिखाई दे रही है। ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम लोग क्रूड के प्राइसेस फिर से जो है वो 60-70 के आसपास ले आएंगे और ऐसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन जब आएंगे, जब कब्जा होगा, तब ये तो मतलब ये स्थिति बनती है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर बुआ के मूछे होती तो उनको चाचा कहते हैं, तो बुआ की मूछे नहीं है तो तब चाचा, बुआ को बुआ ही कहा जाएगा, चाचा। कुल मिलाकर अभी कुछ भी निर्णायक इस युद्ध के बारे में नहीं कहा जा सकता, किस दिशा में बढ़ रहा है, अब किस तरह के आगे और एक्शंस होने वाले हैं। सारी जो लिमिटेशंस हैं, रेड लाइन वो क्रॉस की जा चुकी हैं। तो देखने वाला हो किस दिशा में ये युद्ध जाता है। हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी बन रही है उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। आप तक हम पहुँचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, इस तरीके से शांति से और थोड़ा क्रॉस चेक करके, जल्दबाजी में नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसलिए कई चीज़ें हो सकता है अब तक लेट पहुंचती हूँ, उसके लिए माफ़ी। मगर हम नहीं चाहेंगे भाई कोई भी चीज़ हम बस आई और आपके सामने खड़े हो जाए और बाद में गलत निकले, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी इस पूरे युद्ध के दरमियान। बाकी विनय सुल्तान नज़र बनाए हुए हैं, आप तक जानकारी हम पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मोहित है, मैं सौरभ त्रिपाठी, आप देखते रहिए न्यूज़ पेंच। शुक्रिया।